हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव्स। अभी हमने वेव्स का बेसिक पार्ट पढ़ा है जहां पे हमने इंटेंसिटी वगैरह के बारे में चर्चा की थी, वेव क्या होती है समझा था, किसी भी स्ट्रिंग पे वेव कैसे जाती है और पावर क्या हो सकती है उससे एसोसिएटेड, उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वेव में जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, और ये बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई एडवांस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि वेव की जो प्रॉपर्टी वो यहां पे यूज होती है और काफी अच्छा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन कि इंटरफेरेंस जब होगा, इंटरफेरेंस क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगी कि मान लो कोई एक वेव है इस तरह की, ठीक है, और कोई एक दूसरी वेव है इस तरह की, ठीक है, इसी तरह की वेव मान रहा हूं, बिल्कुल आइडेंटिकल। अगर ये दोनों वेव एक ही सोर्स से निकली हैं, यानी कि एक ही सोर्स से निकले तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी कि ओमेगा सेम है दोनों वेव्स का, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी होते ना इक्वेशन, सेम इसकी होगी। मतलब क्या है कि दोनों का जो ओमेगा है वो सेम होगा। पहली चीज तो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी इनकी सेम होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से निकलनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके दोनों आपस में मिल जाती हैं। अगर मिलेंगी तो क्या होगा, देखो एक रस्सी है, ठीक है, उसको आप ऐसे 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 जर्क करते रहो, उसके साथ में दूसरी रस्सी को नीचे करते रहो। लेकिन अगर आप दोनों को मिला दोगे, ऐसे करती हुई रस्सी को और ऐसे करती हुई रस्सी को जब पास में लेके आओगे तो उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा, अगर वो सेम फेज में क्या कर रही है, टकरा रही हैं, सेम फेज में मिल रही हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब ये समझ लो कि आप छेड़छाड़ हो गए एक तरीके की, कि आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, कोई आपका दोस्त आ जाता है, वो नहीं चाहता कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको बोल देता है कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो वो आपको इंटरफेयर कर रहा है आपके काम में। तो ऐसे ये एक वेव चल रही है, दूसरी वेव चल रही है, दोनों आपस में अगर एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करे, छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए, तो जो रिजल्टेंट पैटर्न आता है उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक, ये तो हो गई बेसिक थ्योरी जो कि काफी सारी बुक्स वगैरह में दी हुई है। हमें चर्चा करनी है जेई मेंस लेवल पे, जेई एडवांस लेवल पे। ठीक, तो देखो होता क्या है कि जब मैं इंटरफेरेंस की बात करूंगा तो दो वेव्स मिल रही हैं, यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हो रहा है। अब ये सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव हो रहा है। जब कॉम्बिनेशन होगा दो वेव का, वो किस प्रकार होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलो कोई एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक, और दूसरी कोई वेव मान लेता हूं बेसिक y2 बराबर a2, ये a1 है, ये a2 मान लेता हूं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। कोई भी बेसिक वेव्स है, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, इंटरफेयर तो तभी करेंगी भाई जब ओमेगा सेम होगा। ओमेगा अलग है तो मैं ये बोल दूंगा कि इंटरफेरेंस का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, तो y1 दे दिया a1 साइन ओमेगा टी और y2 दे दिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका मतलब क्या है कि भाई इसका जो फेज है वो है ओमेगा टी और इसका जो फेज है वो है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? फाइव का, यानी कि इसका फेज जो है वो इससे फाइव आगे है। दैट्स इट, इतना मुझे इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है। अब अगर मुझे इनका क्या करना है, सुपरपोजिशन करना है, मतलब कि इनको ऐड करना है, तो ये कैसे ऐड होती है? y नेट जो होगा वो वेक्टोरियल सम होगा y1 और y2 का। ये वेक्टर्स नहीं है एक्चुअल में, है तो वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होना चाहिए, लेकिन ये ऐड होती है वेक्टोरियली छोटे टाइम के लिए। ठीक, तो अगर इनको मैं वेक्टोरियली ऐड करूंगा तो क्या लिख सकता हूं? देखो भाई, इनको मैं लिख सकता हूं कि y1 को लिखूंगा a1 साइन ओमेगा टी और y2 को लिख दूंगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये डेरिवेशन जो मैं करवा रहा हूं ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, चाहे आप कोई सी बोर्ड को बिलोंग करते हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, ये डेरिवेशन आपको बहुत बार ऑलरेडी पिछले साल के एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ भाई, दो वेव थी, दिन की फ्रीक्वेंसी सेम थी, तभी इंटरफेरेंस हो सकता था। अब इंटरफेरेंस का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो मैंने लिख दिया y1 प्लस y2, तो y1 लिखा और y2 लिखा। अब ये मैंने अल्टरनेटिंग करंट में भी बताया था आपको कि इस तरह का कोई वेव आ जाए। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं इसके बारे में। भाई ये बन जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ ली है तो अब बताओ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये क्या है? साइन a प्लस b लिखा हुआ है, तो a2 तो मल्टीप्लाई में चलता रहेगा, साइन a तो साइन a क्या है? ओमेगा टी, कॉस b क्या है? फाइव, प्लस a2 अगेन मल्टीप्लीकेशन में, कॉस a साइन b, यानी कि कॉस a साइन b। ठीक,
ये आ जाएगा अपने पास में फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसमें से क्या करता हूं मैं, कांस्टेंट को अलग लिख लेता हूं। कांस्टेंट क्या है, देखो ये फाई है और फाई है, फाई कांस्टेंट है, फाई का तो मतलब ही फेज कांस्टेंट है भाई, वो तो नाम में कांस्टेंट लग रहा है तो कांस्टेंट हो गया। अगर फाई कांस्टेंट है तो समझने की कोशिश करते कि मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं। रीअरेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक काम कर लेता हूं, ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं, साइन ओमेगा टी। तो यहां क्या बनेगा, वाई नेट जो बनेगा वो बनेगा अपने पास में, देखो यहां से आगे से साइन ओमेगा टी कॉमन लो, तो साइन ओमेगा टी जैसे आप कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक ये बनेगा। और यहां से भी आप कॉस ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, दूसरी टर्म से पे बात कर रहा हूं मैं। कॉस ओमेगा टी जैसे ही कॉमन लोगे आप तो ये बन जाएगा, बच जाएगा a2 साइन फाई प्लस कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया a2 साइन फाई, ठीक। अभी ओमेगा टी क्यों कॉमन ले, इसका भी रीजन बता देता हूं। देखो टाइम के साथ साथ ये टर्म चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव और फेज कांस्टेंट है ना, तीनों कांस्टेंट। ये भी ओमेगा टी के साथ ये टर्म चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो जब भी मुझे ऐसी टर्म मिले कि इसको मैं स्मॉल ए से डिपिक्ट कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी, और इसको मैं बी से डिपिक्ट कर रहा हूं, a2 साइन फाई को बी से, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। जब भी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, यानी कि दो एसएचएम इस तरह से जब भी जुड़ रही होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट लिखा जाता है, रिजल्टेंट वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको पता होना चाहिए साइन फेज ऑफ A1, फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब भाई ये फेज ऑफ A1 क्या है, ये वाई नेट आ जाएगा अपना, ठीक है, ये डेरिवेशन खत्म हुआ आपका। अब इसमें कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, ये चीज याद रख लेनी है पहले तो कि A, इसको पहले अपन को दो इक्वेशन दी थी, मैंने मैथमेटिक्स लगा के यहां तक पहुंच गया। ये कांस्टेंट को मैंने A से रिप्लेस कर दिया, ये कांस्टेंट को मैंने B से रिप्लेस कर दिया। अब ऐसे प्लेस पे, ऐसे फॉर्म में जब दो इक्वेशन दी जाती हैं तो मैं उनको कैसे लिखता हूं, जैसे दो एसएचएम ऐड हो रही हैं, एक साइन में है एक कॉस में है, तो उसका रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, a1 प्लस a2 cos 5, ये a है, a1 प्लस a2 cos 5 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है, a2 sin 5, तो इसका b की वैल्यू a2 sin 5, इसका स्क्वायर का अंडर रूट। साइन फेज ऑफ a1, a1 क्या है, a1 वो है जिसका फेज छोटा होगा, a1 क्या है, जिसका फेज छोटा होगा, ठीक है, जिसका फेज छोटा होगा, ये हो गया अपने पास में छोटा होगा, ठीक। ये लिखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे कि A1 क्या है अपने पास में जिसका फेज छोटा होगा, और अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू लिखी जाएगी tan इनवर्स B बाई A, ठीक है। अभी मैं सवाल कराऊंगा तब सारी चीजें समझ में आएंगी, अभी आपको ये एक्सप्रेशन याद करना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये फिर यहां पे अगर मैं इन्हीं वैल्यूज को रखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस हो जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, इवन बोर्ड्स वगैरह में भी नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे काम की चीज क्या है, हमें सवाल दे दिया जाए कि दो एसएचएम दे रखी है, मुझे तो ये बताओ इनको जोड़ेंगे कैसे, बस दैट्स इट। क्योंकि मुझे इंटरफेरेंस में प्रैक्टिकली दो एसएचएम वेव्स को ही कंबाइन करना है, उन्हीं को जोड़ना है, उन्हीं को जोड़ना है। तो कैसे किया हमने, देखो भाई पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन, फिर दोनों को ऐड किया, ऐसे 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 रिजल्ट तक पहुंच गया, ठीक है। इसमें फेज ऑफ A1 क्या है, A1 है जिसका फेज छोटा होगा, दो इक्वेशन मिलेंगी, जिसका फेज छोटा होगा वो मेरा A1 हो जाएगा, और अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स B बाई A। अब B क्या है, A2 sin 5, और A क्या है, A1 प्लस A2 cos 5, ठीक। ये अपने पास में रिजल्टेंट आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं सवालों की तरफ, कुछ अच्छे सवाल है, उनको ऐड करना मैं सिखा देता हूं, क्योंकि काफी बुक्स में भी, HC वर्मा में भी है, इवन और भी दूसरी जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं उनमें भी आपको ऐसे सवाल दिखे होंगे। दो एसएचएम की इक्वेशन है, उनको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। फिर मैं आऊंगा इंटरफेरेंस पे, ये तो पता चले इंटरफेरेंस है क्या चीज, क्यों हो रहा है, क्यों वेव कंबाइन हो रही है और कैसे हो रही है, फिर इंटरफेरेंस पे चर्चा करेंगे। भाई पहली वेव हो गई ये, दूसरी हो गई ये, वाई नेट क्या आएगा, वाई नेट आएगा इन दोनों का ऐड, ठीक है, सम आ जाएगा इन दोनों का। तो देखो ये हो जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30, और प्लस में आ जाएगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120, ठीक है। अब ये दो वेव क्या है, ये पहली एसएचएम है, दूसरी एसएचएम है। कैसे लिखते हैं वाई नेट, वाई नेट आएगा अपने पास में, कैसे आएगा देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आएगा साइन, जिसका फेज छोटा है, फेज ऑफ A1, ठीक है, फेज ऑफ A1
और प्लस आ जाएगा अपने पास में अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, tan इनवर्स b बाई ए। अब देखो ये है a sin ओमेगा टी प्लस दिस और ये है b sin ओमेगा टी प्लस दिस, यानी कि ये हो गया स्मॉल a, ठीक है, ये हो गया स्मॉल b, ठीक है। a और b का तो खेल खत्म हुआ। अब ये दो वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं, कितने डिग्री पे हैं ये कैसे पता चलेगा कि इनके बीच का फेज एंगल क्या है, ऐसे पता चलेगा, ठीक। मतलब कि ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ देना इनको, इनके बीच का एंगल देखना हमें। तो देखो a1 किसे मानूंगा, जिसका फेज छोटा होगा। तो इनमें से देखो a1 वाली वेव कौन सी और a2 वाली वेव कौन सी है। मान लेता हूं भाई ये जो है, ये वाली जो वेव नजर आ रही है मुझे, 4 sin ओमेगा टी प्लस 30 लिखा है, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 30, इसका है ओमेगा टी प्लस 120, तो मतलब इसका फेज छोटा है, तो ये a1 हो गई। तो इसको मैं मान लेता हूं ये हो गई अपने पास में a1 वेव, ठीक है। अब दूसरी वेव क्या है, ये है ओमेगा टी प्लस 120, लेकिन ये इससे 90 डिग्री आगे है, तो ये ऐसे हो जाएगी, ये a2 मान लेता हूं मैं, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड हो गया a1 a2, ठीक है। स्मॉल a स्मॉल b नहीं लिखेंगे इनको, a1 a2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे भाई। ये हो गया अपने पास में वो वाली वेव जिसका फेज छोटा है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया इसको a1 मान लिया, क्योंकि हम लिखते क्या है, देखो यहां पे पीछे आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा a की वैल्यू जो है वो है a2 sin फाई और a की वैल्यू है a1 प्लस a2 cos फाई और b की वैल्यू a2 sin फाई, ठीक है। तो हम इसको वहां से रिप्लेस करके अंडर रूट करना चाहिए प्रैक्टिकली। तो हमें अब फाई क्या है, फाई है हमारे दोनों वेव के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। दोनों वेव के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस। तो बेटर कि मैं उसकी जगह पे ये लिखूं, ए की जगह पे ये लिखूं और बी की जगह पे ये लिखूं, मुझे एक ऐसे तरीके पे जाना चाहिए कि मैं डायरेक्टली उन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस किए बिना ही आंसर निकाल पाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब समझने वाला काम रह गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ए और बी नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरे मेथड से करते हैं। मैंने ये माना a1 पहली वाली का जो एम्पलीट्यूड है, और ये माना a2 यानी कि दूसरी वाले का एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया a1 और ये हो गया a2, ठीक। यानी कि जिसका फेज छोटा है उसको a1 मानता हूं। दोनों 90 डिग्री पे है। a1 की वैल्यू कितनी है, देखो पहली वाले का एम्पलीट्यूड क्या है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आया a नेट, ठीक है, वो आ गया अपने पास में 5, ठीक। पहली बात तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, क्या आ गया रिजल्टेंट इसका 5। अब ये आएगा कितने एंगल पे, मान लेता हूं ये अल्फा एंगल पे आ गया, ठीक है। अल्फा क्या होता है, a1 के साथ में एंगल, ठीक है, a1 के साथ में एंगल होता है अल्फा, और उसकी वैल्यू होती है b अपॉन a। लेकिन b क्या होता है, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। लेकिन मुझे उसको निकालने की जरूरत थोड़े ना है, यहां पे दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कितने डिग्री पे आएगा उनका, देखो यहां से मुझे पता चल जाएगा ये अगर एंगल अल्फा है तो ये दूरी हो गई 3 और ये हो गई 4, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया, tan अल्फा की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक, 3/4 आ गई, और अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3/4, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट 37 डिग्री, ठीक, ये चीज हो गई। यानी कि या तो मैं एक काम करूं, क्या काम करूं कि मेरे को ये पता हो कि वेव में यहां से मैं देखो पहले वाले तरीके से भी जा सकता था, ये a1 sin ओमेगा टी प्लस 30, ये a2 sin ओमेगा टी प्लस 120। अब मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मुझे इसको इसी फॉर्म में लिखना है कि भाई इसी फॉर्म में, ठीक है, तो इसी फॉर्म में मुझे चाहिए स्मॉल a स्मॉल b। स्मॉल a क्या होगा, स्मॉल a का a2 sin फाई, यानी कि दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड इनटू दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, और जो b होगा, सॉरी ये b तो है, b है a2 sin फाई, a जो है वो है a1 प्लस a2 cos फाई, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी दोनों का एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 और उसको cos फाई से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि cos फाई क्या है, दोनों के बीच का एंगल का, यानी कि फेज एंगल का, फेज डिफरेंस का फाई, ठीक। ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। या तो आप ऐसे ही जा सकते हो, या फिर जो मैंने तरीका बताया उसके थ्रू भी आप जा सकते हो कि आपने क्या किया, पहले एक वेव ली, मान लेता हूं मैं ये a1 sin फाई है, a2 sin फाई, ठीक है। यहां से जैसे ही मुझे वेव मिली, मुझे पता चल गया दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो होगा क्या, तो होगा कुछ ऐसा कि भाई यहां पे समझने की कोशिश करो,